ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने वेरी फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है और बायोकेमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में हमने जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स से जुड़े हुए जो पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास टॉपिक रहता है केमिकल बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस। तो यूनिट फेस्ट का पहला अच्छा टॉपिक है ना। हालांकि क्वेश्चंस हैं वो आइसोटॉप से भी आते हैं, बट आइसोटॉप के क्वेश्चन है वो तो जैसे मान लीजिए कि एवोल्यूशन से भी जुड़ जाते हैं, फॉसिल्स की डेटिंग से भी जुड़ जाते हैं। तो बाकी और यूनिट से भी कनेक्शन है। बट केमिकल बॉन्डिंग और इंटरेक्शंस के जो क्वेश्चन है वो प्योरली बायोकेमिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। और जैसे अपन बायोकेमिस्ट्री में आगे बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रक्चर समझनी होगी। जैसे मान लो कि हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर समझें, लिपिड्स में समझें, प्रोटीन्स में समझेंगे, तो ये चीज़ें हमें बार बार काम में भी आती हैं। तो एक अच्छा सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस क्या है। देखो पहला तो अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए कि बॉन्ड किसे कहेंगे और इंटरेक्शन कब कहेंगे। जैसे अपन कहें कि एक तो है आयनिक बॉन्ड और एक होता है आयनिक इंटरेक्शन, राइट। तो बॉन्ड और इंटरेक्शन में एक माइनर सा डिफरेंस आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉन्ड के अंदर जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत ही ताकत के साथ में, हालांकि इसमें वेरिएशन मिलेगा अपन को, है ना। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, उनकी पावर में डिफरेंस होता है। बट डेफिनेटली जो एटम्स हैं वो काफी अच्छे से होल्ड होते हैं ना। जैसे टाइटली होल्ड, जैसे अपन डेफिनेशन से भी जाएं तो बॉन्ड का मतलब है कि ऐसी कोई भी ताकत, एनी फोर्स दैट होल्ड टू एटम्स टुगेदर। जैसे अपन कहते हैं कि Na प्लस है और Cl माइनस है, ये दो अपोजिट चार्ज के आयन्स हैं, है ना। एक +1 Na प्लस है और एक -1 Cl माइनस है। तो रिपल्स जो डिफरेंट जो चार्ज हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, एक कैटाइन है, एक एनाइन है, तो चार्ज की वजह से इनमें अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन इतना पावरफुल होता है कि सोडियम और क्लोराइड आपस में होल्ड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। हम जब तक इनको डिसॉल्व नहीं करें तब तक ये सेपरेट नहीं होते। और ऐसे अपन कहें कि जैसे मान लो कि हमने कहा कि H2O है, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन के एटम के साथ में दो हाइड्रोजन के एटम हैं, वो कोवलेंटली जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ताकत जहां पे जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उन एटम्स को सेपरेट इतनी आसानी, ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं हो सकते, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक एक सफिशिएंट मात्रा में हम एनर्जी इनपुट नहीं करते तब तक हम तोड़ नहीं सकते। दूसरी साइड में अगर इंट्रैक्शंस की बात करेंगे तो इंट्रैक्शंस के अंदर भी एटम्स वो होल्ड टुगेदर तो होते हैं बट वीकली होते हैं। तो कंपैरिजन अगर बात की जाए कि स्ट्रेंथ को अगर हम देखें कि एटम्स बहुत अच्छे से बाइंड होते हैं जब हम किसी भी बॉन्ड का मैटर लेंगे, और अगर किसी भी इंटरेक्शन का मैटर लेंगे तो एटम्स आपस में होल्ड तो होते हैं पर जो उनका स्ट्रेंथ होता है वो बॉन्ड्स के कंपैरिजन के अंदर कई गुना कम होता है। ऐसा भी नहीं कि कोई मामूली कम होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि अपन बॉन्ड एनर्जी से इन चीजों को समझेंगे। तो माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बॉन्ड जहां भी आएगा वहां पे हमें एक ऐसा फोर्स लेना है जहां पे एटम्स को टाइटली होल्ड किया गया है, और इंटरेक्शंस के अंदर ये टाइटनेस काफी लूज होती है, वीकली एटम्स वो होल्ड होते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात हुई। इसके बाद में जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे या पेपर पे जाएं अपन, या क्वेश्चन एग्जाम पेपर के हिसाब से बात करें, तो वहां पे इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि वैसे हम कह रहे हैं कि बॉन्ड ताकतवर होते हैं, इंटरेक्शन कमजोर होते हैं,
लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही आएगा। तो नाम तो है हाइड्रोजन बॉन्ड बट ये बॉन्ड नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक इंटरेक्शन होती है ना। वन ओवर बॉन्ड बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना, वो है इंटरेक्शन, बोल दिया गया होगा, हाँ, ऐसा हो सकता है। बट बाय कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बॉन्ड इंटरेक्शन से बहुत मजबूत होते हैं। और अगर बॉन्ड्स के टाइप्स पे जाएं अपन तो वहां पे अपन देख सकते हैं कि जब भी अपन कोई भी बॉन्ड लेंगे तो या तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉन्स की रीग्रुपिंग है। और ये इसलिए की जाती है ताकि जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो दो एटम आपस में किसी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लें। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, जैसे हमने लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात की थी कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स के कक्षक होते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए एटम्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को या तो लेते हैं या देते हैं, या उनका कोई भी रीग्रुपिंग हो सकता है, कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है। ये सारी चीजें जब होती हैं तो पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल सेटिस्फाई हो जाता है। सेटिस्फाई का मतलब ये नहीं है कि पूरा भर जाता है, हाफ फिल्ड जो सेल्स हैं वो भी स्टेबल होते हैं। तो एनी हाउ जो भी मैटर है या जो भी हमारा टाइप है या जो भी हमारा एग्जाम्पल होता है बॉन्ड का, उसमें जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि वो कैसे भी करके, चाहे इलेक्ट्रॉन को एक दे रहा हो एक ले रहा हो, ये भी हो सकता है, चाहे किसी एक ने दे दिए दूसरे ने शेयर कर लिए, आपस में शेयर हो गया, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों ने आपस में बराबर शेयर कर लिए, कम शेयर कर लिए, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन बीच में है, किसी की तरफ खींच गए, वो और बातें उसमें हो सकती है। बट डेफिनेटली वेन एवर वी फाइंड ए बॉन्ड, जो एटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका टारगेट ये होता है कि कैसे भी करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त किया जाए। तो बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मैटर है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीग्रुपिंग, रीशेयरिंग, इन सारी चीजों में जाते हैं। आगे हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। शेयरिंग है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, एक से ज्यादा की भी हो सकती है। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे कि हमने कहा Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इससे बनेगा Na+। और जो क्लोराइड है वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो दिस विल बी Cl-। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और वो क्लोराइड ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का मैटर हो, है ना। जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे CaCl2, तो वहां पे तो कैल्शियम ने दो दिए हैं इलेक्ट्रॉन, एक एक दिया है क्लोराइड को। तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं, जिसके पास ज्यादा होते हैं वो दे सकता है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उनकी होती है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मिलते हैं कि उनमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे सोडियम है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक को देते ही मिल जाएगा, तो वो देने की स्थिति में होता है, तो वो देने को तैयार है। क्लोराइड है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए, उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है, जिसको अपन आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जिसको अपन आयनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो डोनर है वो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेसिपिएंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो कन्वर्ट हो जाता है एनाइन के अंदर, और अपोजिट चार्ज की वजह से एटम्स वो बहुत अच्छे से बंध जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, यानी कि कैटाइन और एनाइन के बीच में अगर हम किसी बॉन्ड को लेंगे तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा।
ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो शेयरिंग का मतलब होता है कि कोई दो एटम जो आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने दोनों ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये शेयरिंग कहलाता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो कि नॉर्मल हम बायोमोलिक्यूल्स में देखते हैं, वो सारे कोवलेंट के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ जगह पे हमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छे खासे हमारे एग्जाम्पल भी हैं लाइफ साइंस के अंदर, है ना। जैसे हम कहें कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एटम है, उसको किलेट किया जाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किलेटिंग होती है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, उसको पकड़ा जाता है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला एक एटम इलेक्ट्रॉन देता भी है, लेकिन देने के बाद में जो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं। तो ट्रांसफर का मतलब तो आयनिक होता है, और शेयरिंग का मतलब कोवलेंट होता है। तो ये दोनों का मिक्सअप होता है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होते हैं, और डोनेट होने के बावजूद शेयर भी होते हैं, यानी कि उनके जो करैक्टर्स हैं वो आयनिक और कोवलेंट के मिक्सअप जैसे होते हैं। क्योंकि हमें जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो इनके फीचर्स वगैरह हमें पता होना चाहिए, एग्जांपल्स के वाइज भी हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हमारी जनरल बात हुई कि अगर हम बॉन्ड्स की बात करेंगे, तो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स को हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीग्रुपिंग, किसी भी प्रकार से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाया जा सकता है, उसके एंगल से देखना होता है। उसमें क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो ट्रांसफर किन के बीच में होते हैं, एक लेने वाला होना चाहिए, एक देने वाला होना चाहिए। शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग कब होती है, जब दोनों को शेयरिंग से प्रॉफिट हो रहा हो। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना। या जहाँ पे अपन किलेटिंग की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं वो हेल्प करते हैं कि वहाँ पे वन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बाद में दोनों के बीच में शेयरिंग भी होती है। जनरल आइडिया हमें होना चाहिए। ओके, यहाँ से कुछ एग्जांपल अपन देख सकते हैं। जैसे कि आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो सोडियम ने Na+ में कन्वर्ट हुआ है, और Cl- में कन्वर्ट हुआ है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसने डोनेट कर दिया, तो क्लोराइड का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो फुलफिल हो गया। अगर कोवलेंट की बात करेंगे, तो कोवलेंट के अंदर जैसे H2O है, तो ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दो हाइड्रोजन से लिए। तो एक एंगल पे देखेंगे तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये ऑक्सीजन ने पहले हाइड्रोजन से किया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो उसने दूसरे हाइड्रोजन से की है। तो ऑक्सीजन ने दो अलग अलग हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और बदले में अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करा दिया। तो हाइड्रोजन के अंदर 1s कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, तो उसको दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट के अंदर ऐड चाहिए, उसका ऐड ऑक्टेंट फिलअप हो गया। तो अगर कोई स्ट्रांगली देने वाला और स्ट्रांगली लेने वाला ऐसा मैटर ना हो, तो भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और एक अपन देख सकते हैं कि जो मेटलिक होते हैं, मेटलिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल जो कैटाइंस होते हैं, आयंस हैं, उनके अंदर फ्रीली मूव करते हैं। यानी कि जैसे अपन कोई भी मेटल लेते हैं, तो उस मेटल के अंदर कैटाइंस जो हैं, उन कैटाइंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से वो बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं। तो ऐसा है कि कैसे भी करके जैसे चार्ज का मैटर है तो वो सेटिस्फाई हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैटर है तो वो सेटिस्फाई हो जाए। अल्टीमेट मोटो इज द सेटिस्फैक्शन, कि एटम्स पार्टिसिपेट इन ए पर्टिकुलर बॉन्डिंग टू अचीव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए जो भी अवेलेबिलिटी होती है, कि इलेक्ट्रॉन लेने देने का हो सकता है, शेयरिंग का हो सकता है, कोऑर्डिनेट का हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का भी हो सकता है, जो कि हम मेटलिक बॉन्ड्स के अंदर देखते हैं। यहां से आप वो समझ सकते हो कि अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, वैसे आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो सीधे। कोऑर्डिनेट के अंदर, है ना, एक देना और बाद में शेयरिंग, ये दोनों होते हैं। तो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि अवेलेबल हैं या जो काम में आएंगे, वो किसी एक के होते हैं, और बाद में शेयरिंग दोनों के बीच में होती है।
तो बेसिकली हमें जो ये बॉन्ड्स के टाइप्स हैं उनका बेसिस क्या होता है, या एटॉमिक लेवल के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में उनका क्या रिलेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में हम वन बाय वन करके इन बॉन्ड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड को अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जो कि एक कैटाइन और एक एनायन के बीच में होता है। देखो, आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। वैसे क्या है कि आप किसी भी बॉन्ड को अट्रैक्शन बोल सकते हो, और देखा जाए तो किसी भी बॉन्ड को अट्रैक्शन बोलना गलत होता है, क्योंकि अट्रैक्शन के अंदर तो हम वीक इंट्रैक्शंस को काउंट करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन के अंदर हम जैसे इसका सरल सा अर्थ लें तो एटम्स एक दूसरे की तरफ खींचे हुए हैं, उसको अपन अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से जुड़ा हुआ मामला है, और स्टैटिक का मतलब फिक्स है। जैसे एक सोडियम है, उसके पास +1 चार्ज, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिक्स है। उसके पास क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके पास -1 आ रखा, वो फिक्स है। तो एक सेंटर है +1 का, एक सेंटर है -1 का, उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, और उसकी वजह से अगर ये दोनों एटम आपस में बंध जाते हैं तो हम इसको एक आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम ट्रांसफर करता है, दैट इज डोनर, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आपको ध्यान देना है कि डोनर भी ऐसा काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको डोनेट करने से सेटिस्फेक्शन आ रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। एक्सेप्टर इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने से उसका जो ऑक्टेंट है वो फिलअप हो रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसका फिलअप हो जाता है। तो तरीका है, दोनों सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं, एक देख के सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक ही है तो देते ही वो, है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे के अंदर एक की ही कमी है तो वो लेते ही सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा बाकी चीजों से कोरिलेट करें तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, जो डोनर हैं, वो मेनली मेटल आयंस होते हैं, और जो एक्सेप्टर का काम करते हैं वो नॉन मेटल आयंस होते हैं। जो डोनर है उसको अपन इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको अपन इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन देने वाले को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन जिसने लिया उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं बोलते, उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलते हैं। जिसके ऊपर चार्ज माइनस क्रिएट हुआ है दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, और जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो कंपलसरी है, जब भी आप किसी आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें कंपलसरी है कि एक मेटल आयन होगा और एक नॉन मेटल आयन होगा। जो मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और जो नॉन मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। और ये सारा होता कैसे, पहली स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी कि डोनर टू एक्सेप्टर, जिससे आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज वाला बनता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला बनता है, वो फिर अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंध जाते हैं। तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ना हो, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ना हो, आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। तो आयनिक बॉन्ड के लिए कंपलसरी है कि देयर शुड बी ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड देयर शुड बी ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आफ्टर दैट दे कैन चेंज इनटू आयंस एंड दीज आयंस विल बी हेल्ड टुगेदर बाय पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के एंगल से बात की जाए तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, दे आर नॉन वॉलेटाइल, आप उनको नॉर्मली वेपोराइज नहीं कर सकते। देखो, वेपोराइज उन चीजों को कर सकते हैं, या वो कंपाउंड वेपोराइज होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये नॉन वॉलेटाइल हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। देखो, किसी भी चीज को आप कब गर्म करके पिघला सकते हो और कब और ज्यादा गर्म करके उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब अपन सॉलिड से, मान लो कि आपके पास सॉलिड है, उससे अपन लिक्विड पे जाएं और लिक्विड से अपन गैस पे जाएं, तो हम जानते हैं कि जो एटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होती है, और एटम्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उनके बीच में जो ताकत लग रही थी वो कमजोर होनी चाहिए।
जबकि आयनिक बॉन्ड के अंदर ये पावर बहुत ज्यादा होती है, अपोजिट चार्ज काफी स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा होते हैं। और जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं उनको हम आराम से वोलेटाइल नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो वोलेटाइल नहीं होते। तो हार्ड होते हैं, दे आर नॉन वोलेटाइल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इनको डिसॉल्व करने की बात करेंगे तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई चार्ज वाला हो, है ना, चार्ज उसके अंदर कंप्लीट भी हो सकता है या पार्शियल चार्ज हो। तो जैसे पानी अपन लें तो पानी के अंदर पार्शियल चार्ज है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनकी बात करें तो ऑक्सीजन के पास डेल माइनस और हाइड्रोजन के पास डेल प्लस चार्ज है। जैसे आपने C2H5OH लिया तो यहाँ पर भी क्या है, O के ऊपर डेल माइनस और H के ऊपर डेल प्लस है। तो ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसके अंदर पार्शियल चार्ज ही क्यों ना हो, चार्ज जिन सॉल्वेंट्स के अंदर होता है या जिनकी केमिस्ट्री के अंदर हम चार्ज को कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर ये आराम से घुल जाते हैं। वैसे आप इनको तोड़ना चाहें गर्म करके तो नहीं टूटेंगे, आप इनको वेपोराइज करना चाहें तो नहीं वेपोराइज होंगे, लेकिन अगर कोई पोलर सॉल्वेंट अपन लेते हैं तो दे कैन इजीली डिसोशिएट इनटू आयंस। इसके बाद में बात आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ओनली इन डिसॉल्व स्टेट, ओनली इन डिसॉल्व स्टेट। कि जैसे आपके पास नमक अगर सॉलिड है तो उसमें से करंट नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने पानी के अंदर नमक को घोल दिया है तो उसमें से जो करंट है वो पास हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर वो केवल डिसॉल्व्ड स्टेट के अंदर होते हैं। जब वो सॉलिड स्टेट में है या नॉन डिसॉल्व कंडीशन में है या नॉन आयनिक कंडीशन में है या नॉन डिसोसिएट कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर वो नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन एक छोटा सा टॉपिक इसमें इंक्लूड करेंगे जो कि यहीं से कोरिलेट हो जाता है, और ये है आइसोमॉर्फिज्म। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, जो एक जैसे होते हैं उनके लिए आइसो वर्ड यूज होता है। मॉर्फो का मतलब जैसे मॉर्फोलॉजी होता है, लेकिन अगर हम एटम्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ मॉर्फो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल से सेम होता है वो आपस में आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, है ना। क्योंकि पेपर्स में हमें बहुत छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस में मिलती हैं, तो हमें, है ना, कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होते हैं दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक कंपाउंड। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, वन इज सोडियम फ्लोराइड NaF एंड वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, राइट। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड के अंदर जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये पार्टिसिपेट करते हैं या जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो सोडियम ने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो कन्वर्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 के बजाय 10 हो गए। और फ्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो निकला वो उसने एक्सेप्ट किया, तो उसमें एक एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि सोडियम फ्लोराइड, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे तब तो हमें पता है कि सोडियम में 11 होते हैं और इसके पास 9 होते हैं, लेकिन जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और देते दोनों के पास 10 हो गए। ऐसे अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 है, ऑक्सीजन के पास 8 है। तो अगर इसमें से 2 डोनेट कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, Mg+2 हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इनके पास अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया। अगर हम देखें तो जो बॉन्डिंग हुई है, बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके सेम आ गए। तो बॉन्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं,
है ना। ये अपने स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि कोई भी बॉन्डिंग हो, कैसी भी प्रकार की हो, तो उसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अलग होता है। पर जब बॉन्डिंग करने की बात आती है तो बॉन्डिंग में इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो इस प्रकार से है कि फाइनली इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो जाता है। इसलिए हम इनको आइसोमॉर्फ बोलते हैं। ऐसे अपन कैल्शियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं कि कैल्शियम के पास और क्लोराइड के पास, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइनली यहाँ पहुंच जाता है 2 8 8। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को गए। दूसरा क्लोरीन भी है इसके पास, उसके पास भी 17 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया। तो ये फाइनली कितने बन गए? 2 8 8। ये पहला क्लोरीन है, क्लोरीन 1, और ये क्लोरीन 2। तो कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उसने दोनों दे दिए, और दोनों एक एक क्लोरीन को दे दिए, और दोनों का ऑक्टेंट पूरा हो गया। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये सब भी क्या है? आपस में आइसोमॉर्फ है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। एक डोनर है वो इलेक्ट्रॉन देता है, एक्सेप्टर लेता है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जहां पे आयनिक बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, आप समझ पा रहे होंगे बात को। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप लेंगे जैसे द कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें ट्रांसफर होता है, शेयरिंग नहीं होती है। कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग, शेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ध्यान देना कि जब अपन आयनिक की बात कर रहे थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव थे हमने उनको मेटल आयन बोला था, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे उनको हमने नॉन मेटल आयन बोला था। तो यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। तो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स की प्रॉपर्टी कैसी है? वो क्वाइट डिफरेंट है। आयनिक बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर तभी हो सकता है। जबकि कोवलेंट के अंदर ट्रांसफर होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव किया जाता है। लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे कि जो हाइड्रोजन है वो उसका एक्सेप्शन है। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन H2 जो होता है ना, डाइएटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है, उसमें एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन का है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों हाइड्रोजन ने दिए हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है वो इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो इधर वालों को तो अपन मेटल बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कोई मेटल आयन भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये रूल काम करेगा। हाइड्रोजन को अपन एक्सेप्शन में ही लेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, उसके बावजूद भी ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बाकी अगर हम जनरल बात करेंगे तो जनरली तो अपन यही ध्यान में देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो आपस के अंदर शेयरिंग करते हैं। बट हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस विल बी एन एक्सेप्शन। यहाँ पे आप H2O देख सकते हैं। तो H2O में तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब चार्ज नहीं है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे कलर से ले लेते हैं अपन। तो ब्लू कलर से जो है वो आप हाइड्रोजन का मान लो, और रेड कलर से जो है वो ऑक्सीजन का मान लो। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था इसका, और एक इसको शेयरिंग से मिल गया, तो इसके 2 पूरे हो गए। तो दोनों ब्लू से दोनों हाइड्रोजन सेटिस्फाई है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और 2 इसने एक एक इनका शेयरिंग में ले लिया, तो इसके 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टेंट पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करते हैं तो ये शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, ज्यादा की भी हो सकती है। उसी आधार पर हम इनको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम अप्लाई करें या हमारे सिलेबस में कहाँ काम आ सकती है उसको देखें अपन, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग देखा जाए तो ऑक्सीजन है, बोरॉन हमारे ज्यादा काम नहीं आता है, कार्बन काम आता है, नाइट्रोजन बार बार काम आता है, ऑक्सीजन बार बार काम आता है ना, फॉस्फोरस काम में आता है, सिलिकॉन, सल्फर है ना, प्रोटीन वगैरह हम ले सकते हैं, क्लोरीन अपन ले सकते हैं। ओके, अगर हम टेबल के डाटा को देखें तो टेबल के डाटा के अकॉर्डिंग जो फ्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन नॉर्मली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको अपन ड्रॉप कर सकते हैं। अगला जो मैटर आता है वो आता है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दिस इज 3.5, टेबल के अकॉर्डिंग दिस इज 3.44। और उसके बाद में देखें तो अपने पास जो नाइट्रोजन है उसकी कम है, नाइट्रोजन की है 3.04। कार्बन की तो हालांकि बहुत कम रह जाती है, कार्बन की तो 2.55 है, तो कार्बन तो बहुत पीछे रह गया। कार्बन से तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना, अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्योंकि ज्यादातर मैटर इन्हीं का होता है। अगर इन मैटर को हम देखें तो कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों से ही कम है, तो ये तो आपको वैसे याद रह जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया है कि जहां पर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को वो उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। तो बाकी कुछ हमें ध्यान में हो या ना हो, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट ये कि हमारे टॉपिक्स के अंदर जैसे प्रोटीन्स की बात आएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात आएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात आएगी, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम में लेनी होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें किन के काम में लेनी होती है, मेनली हमारे पास यही है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कार्बन का तो सबसे कम है इसलिए वैसे ही याद रह गया अपन को, इसका इश्यू नहीं बचा। हमारे पास इश्यू रहता है कि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर कंफ्यूज ना रहे, राइट। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। देखिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उनके अंदर भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो एक तो होते हैं नॉन पोलर और दूसरे होते हैं पोलर। देखो पोलर का मतलब होता है कि जैसे पोल्स बन जाए, है ना, अपोजिट पोल्स जैसे अपन बात करें। तो नॉन पोलर जहाँ पे कोई पोल अपन को मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग तो होनी होती है, तो शेयरिंग जिन्होंने की है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये Cl2 है। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं उनको आपस में पुल करने वाले जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बराबर हो, तो जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है अगर वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बिल्कुल सेम है, जैसे हम कहें कि कार्बन कार्बन के बीच में है, तो ये नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों कार्बन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बराबर खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी की तरफ भी ज्यादा नहीं जा सकता, तो ये नॉन पोलर प्रॉपर्टी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जिनके बीच में शेयर हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है,
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिसक जाएंगे। तो जो फिगर देख रहे हो, फिगर में जो साइज है कि हाइड्रोजन की साइड में तो ये इतना छोटा दिख रहा है अपन को गुब्बारा, इधर ये इतना बड़ा दिख रहा है। तो जो बिगर साइज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींच गए। क्यों खींच लिए? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक साइड में खिसक गए तो उससे पोल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन की साइड में माइनस चार्ज आ गया, डेल माइनस, और हाइड्रोजन की साइड में डेल प्लस आ गया। अभी चार्ज अपन डेल में दिखाएंगे, +1 नहीं बोल सकते, -1 नहीं बोल सकते। कब बोलते? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ने दिया नहीं है, शेयर किया है। क्लोरीन ने लिया नहीं है, शेयर किया है। शेयरिंग के बाद में अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयर किए जा रहे हैं वो बीच में रहेंगे, वो बीच की बजाय जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसकी तरफ खींच भी सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बॉन्ड के अंदर पोलर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी कि डेल प्लस और डेल माइनस क्रिएट हो जाते हैं। दिस इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कंप्लीटली किसी ने दे दिया हो तो वो पोलर नहीं है, वो आयनिक हो जाता है कि एक +1 में क्रिएट हो गया, एक -1 में क्रिएट हो गया। दिस इज नॉट पोलर, दिस इज आयनिक बॉन्ड। तो ऐसा है कि एक एक्सट्रीम साइड जहाँ पे आयनिक आएगा, एक एक्सट्रीम साइड जहाँ पे नॉन पोलर आएगा, और उसके बीच में अपन को पोलर कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ताकत की बात करें, तो हम दिखा सकते हैं कि सबसे ज्यादा ताकत वाला है वो तो आयनिक है, कि जिसके अंदर +1 और -1 के बीच में मैटर चल रहा है। और एक अपन कोवलेंट ले सकते हैं, वो भी नॉन पोलर, जिसमें इक्वल शेयरिंग चल रही है, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है दोनों के। और इनके बीच में अपन ले सकते हैं पोलर कोवलेंट, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींच गए तो एक के पास डेल प्लस आ गया, और जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए उधर डेल माइनस आ गया। तो कोई चार्ज नहीं है, सबसे नीचे है वो, पूरा चार्ज है सबसे ऊपर है, और पार्शियल चार्ज है वो इनका इंटरमीडिएट कंडीशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटम्स क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बॉन्ड्स के अंदर भी आप सब टाइप्स ले सकते हैं। तो पोलर का मतलब जहाँ पे शेयरिंग जिनके बीच में हो रही है, दीज एटम्स हैव unequal electronegativity, की वन हैव स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, और जिधर शिफ्ट हो जाता है दैट एटम हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय डेल माइनस, और दूसरे वाले को अपन डेल प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैटर अपन डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट को, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और डाइपोल मोमेंट से जुड़े हुए चीजें हमें समझ में आए, ताकि हम डाइपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो भी समझ सकें। देखो, डाई का मतलब तो दो होता है, और पोल का मतलब अपोजिट पोल्स है यहाँ पे ना, पोल का मतलब अपोजिट पोल्स है। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें पोल का मतलब चार्ज से है ना, देखा जाए तो हम प्लस माइनस इनको पोल लेके समझ रहे हैं बातों को, राइट। तो हमारे पास अगर दो एटम हो, एक के पास प्लस चार्ज हो, चार्ज को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एक के पास अगर माइनस चार्ज हो, उनकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, अपोजिट चार्ज है रिपल्सन, है ना, सेम चार्ज है रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज है अट्रैक्शन होगा। तो कैसे आयंस हैं या कैसे एटम्स हैं, है ना। एक तो बात आती है कि एटम कौन है, फिर बात आती है कि उसके ऊपर चार्ज कैसा है, और फिर बात आती है कि चार्ज कितना है। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि वो आपस में कितनी दूरी पे होंगे, या उनके बीच में कितना डिस्टेंस कम होगा, या उनके बीच में कितना ताकत होगा, राइट। तो ये डाइपोल भी हम अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं, जैसे परमानेंट डाइपोल है,
तो परमानेंट डाइपोल का मतलब कि सोडियम परमानेंटली +1 है, क्लोरीन परमानेंटली -1 है, तो ये परमानेंट डाइपोल है। और ऐसे अपन बात कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल, एक डाइपोल मूवमेंट अपन ले सकते हैं कि हाइड्रोजन है डेल प्लस, क्लोरीन है डेल माइनस। तो हमेशा जब भी आप NaCl की बात करेंगे तो हमेशा ही +1 और -1 मिलेगा। जब भी HCl की बात करेंगे हमेशा ही डेल प्लस और डेल माइनस मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि उनके अलावा कुछ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला NaCl होगा तो +1 -1 के रूप में ही है, अकेला HCl का मॉलिक्यूल है तो डेल प्लस डेल माइनस पॉइंट्स के रूप में ही है, तो वो परमानेंट इसलिए है। दूसरा होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब किसी चीज से अगर कोई चीज चालू हो जाए तो उसको अपन इंड्यूस बोलते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बात करें तो दिस इज HCl, और HCl की वजह से किसी दूसरे एटम के अंदर चार्ज क्रिएट हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि डेल प्लस डेल माइनस चार्ज, तो किसी एक की वजह से किसी दूसरे में चार्ज क्रिएट हो जाए और उसमें डाइपोल बन जाए तो वो इंड्यूस डाइपोल होता है। क्योंकि लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, है ना। सेल के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत पास पास होते हैं। कोई कैसे भी नेचर का हो सकता है, दूसरे के पास में हो सकता है, तो उससे केमिस्ट्री में फर्क पड़ता है। तो इंड्यूस डाइपोल हो सकते हैं या टेम्परेरी हो सकते हैं, जैसे वॉन-डेर-वाल इंटरेक्शंस वगैरह, उससे हल्का सा चार्ज क्रिएट होता है, थोड़े समय के लिए होता है, दैट आर टेम्परेरी डाइपोल। तो डाइपोल को हम अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं कि ऐसे डाइपोल भी हो सकते हैं जो टेम्परेरी हैं, ऐसे डाइपोल भी हैं जो किसी की वजह से हैं, ऐसे डाइपोल भी हैं जो परमानेंटली होते हैं। तो अगर कोई डाइपोल होता है तो हम डाइपोल के मूवमेंट को समझ, अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का डाइपोल हो तो उसका एक डाइपोल मूवमेंट अपन निकाल सकते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज Q इंटू डी, यानी कि जो चार्ज है वो चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है। Q का मतलब तो है चार्ज और D का मतलब है दूरी कितनी है। तो ऐसे हो गया है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, सिस्टम का मतलब जैसे आपने कहा कि वाटर है तो वाटर भी एक सिस्टम है, आपने कहा कि एयर तो एयर भी एक सिस्टम है, आपने कहा वैक्यूम तो वैक्यूम भी एक सिस्टम है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर आपके पास अगर कोई भी दो पॉइंट है ना, एक बार इनको दो पॉइंट मान लो, ये दो एटम्स हैं यानी कि दो पॉइंट्स हैं, तो दोनों पॉइंट्स कितनी दूरी पे हैं और वो खुद कैसे हैं, यानी कि चार्ज उनका कैसा है, उसको हम यूज करके डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को ऐसे निकाला जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अभी अपन बात कर सकते हैं नॉन पोलर, जहां पे कि पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पे सेम होती है, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जहां पे पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम सेम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो दोनों हाइड्रोजन बराबर खींचेंगे क्लाउड को तो पार्शियल चार्ज नहीं हो सकता। दोनों ऑक्सीजन के एटम इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे तो पार्शियल चार्ज नहीं आ सकता, है ना, डाइपोल नहीं बन सकता। तो दीज आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे समझें। तो कोवलेंट बॉन्ड्स में जहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से बात की जाए तो जहां पे 3 सिंगल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डबल बॉन्ड इनसे वीक होते हैं, और सिंगल बॉन्ड जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप समझ सकते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जहां पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन का कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना है। तो अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर
दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो ये डबल बॉन्ड, अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसमें 2 हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। आप इस फिगर को देख करके क्या और भी कुछ समझ में आ सकता है यहाँ से कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के जो तीनों फिगर अभी हम डिस्कस किया इनको देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, तो क्या यहाँ से और कुछ भी है जो यहाँ से नोटिस हो सकता है कि आपको और कोई बात यहाँ से दिख रही है, ऐसा कुछ जो इस फिगर में और भी है जो अपन देख सकते हैं? क्योंकि हमें है ना बहुत ज़्यादा अपडेट रहना होता है, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी स्मार्टनेस सब देखने होते हैं। चलो कोशिश कीजिए कि जो ब्लैक लाइन है वो बॉन्ड को दिखा रही है और इसकी लंबाई है उसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट लेंथ, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उनमें बॉन्ड लेंथ कम होती है और जो वीक बॉन्ड होते हैं उनके अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। यानी कि बॉन्ड को बनाने के अंदर ताकत जितनी ज्यादा होती है या बॉन्ड जितना मजबूत होता है, एटम्स उतने पास होते हैं और एटम जितने पास होते हैं तो डिस्टेंस उतनी कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। दूसरी साइड के अंदर आयनिक बॉन्ड हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं वो इनसे वीक होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो हालांकि बॉन्ड नहीं होता है, ये तो वीक इंट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, हाइड्रोस्टैटिक, ये वीक होते हैं। ये तो क्राइटेरिया अलग है, दिस इज इंक्लूड इन वीक इंट्रैक्शंस। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ से कंपैरिजन ये सब अपन देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं और इसे बोलते हैं हम कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर को यूज किया जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो उसमें कोई भी बॉन्ड हो तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है इसको नापा जाता है, और इसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसको अपन कैलोरीमीटर बोलते हैं। एक्चुअल में जो भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को तोड़ा जाता है, बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, और जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये हीट के रूप में होती है, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस हीट को मेजर करता है कि जब भी कोई बॉन्ड तोड़ा जाता है तो उससे जो हीट या एनर्जी जो बॉन्ड में होती है वो हीट के रूप में रिलीज होती है, उसको कैलोरीमीटर है वो रीड करता है। तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैलोरीमीटर हीट कंटेंट, यानी कि हीट को अपन एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, है ना, अरेंजमेंट को एंट्रोपी बोलते हैं, हीट को अपन एंथैल्पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंथैल्पी चेंज के ऊपर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड टूटेंगे तो उनमें एनर्जी की जो अमाउंट रिलीज होती है उसको ये मेजर करता है। बॉन्ड को बनाते समय एनर्जी कंज्यूम होती है। जब भी अपन कोई बॉन्ड बनाएंगे, जैसे अपन ने कहा कि अपन किसी भी बॉन्ड को अगर सिंथेसाइज करते हैं या बॉन्ड अगर बनाया जाता है तो उसमें एनर्जी इनपुट होती है। इनपुट ऑफ एनर्जी। तो बॉन्ड जब टूटते हैं तो एनर्जी देते हैं, और बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी लेते हैं। तो ये तो समझ में आता है कि जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड में से एनर्जी निकलती है। क्या आप बता सकते हो कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कहां से आती है?
जब कोई भी बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है और उसको हम मशीन से नाप लेते हैं। लेकिन जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी लगती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? आप में से कोई भी जो बताना चाहे। लक्षिता, देखो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कभी भी लॉस्ट नहीं होती है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो जो एनर्जी आती है वो सिस्टम से आती है, सराउंडिंग से आती है। जैसे आपने कहा कि हम CO2 से C6H12O6 बनाएंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो हमें ऐसे 6 कार्बन को C6 के रूप में जोड़ना है, तो ये बॉन्ड बनना है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। और वहां पे जितनी भी एनर्जी आती है वो सारी एनर्जी किसकी है? वो है सन की। राइट। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वहां पे हम इसको उल्टा करते हैं, C6H12O6 है, उसको अपन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को पूरा करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम CO2 के रूप में सारे कार्बन को उड़ा देते हैं। तो वहां बॉन्ड टूटते हैं, वहां एनर्जी निकलती है, और वो फिर हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो PMF होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पंपिंग होती है, वहां जोड़ देते हैं। तो ऐसा है कि इस यूनिवर्स में एनर्जी पाई जाती है, एनर्जी कहीं से आती है, वो सराउंडिंग होती है, जाती है, सराउंडिंग होती है, पाई जाती है, बॉन्ड्स होते हैं। तो बाहर से कितनी मात्रा में एनर्जी उसने उठाई ये हम नहीं नाप सकते, क्योंकि हम सराउंडिंग में कितनी एनर्जी है उसको नहीं नाप सकते। लेकिन उसमें से निकली कितनी, इसको हम नाप सकते हैं। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट किस पे काम करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड के टूटने से कितनी रिलीज हो रही है, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड है, और हमारे पास सिंगल, तीनों बॉन्ड हमारे पास है। तो अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगी? अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड है, आप इनको तोड़ दीजिए। तो तोड़ने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड में मिलेगी? ट्रिपल में मिलेगी, डबल में, या सिंगल में? एनीवन जो आप में से आंसर देना चाहे कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो निकलेगी, या सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो निकलेगी? आई होप आप लोगों ने आंसर सबने गलत दिए हैं। निकिता बता सकते हो कि सिंगल बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा क्यों मिल जाएगी? ये तो कमजोर होता है, क्योंकि इसको तोड़ने में एनर्जी कंज्यूम कम होगी। क्योंकि यहाँ पे रिलीज रिलीज जो होगा ना, रिलीज का मतलब है नेट, कि बॉन्ड को तोड़ने में पहले एनर्जी कंज्यूम होगी और टूटने के बाद में जो बचेगी वो हमें प्राप्त होगी, और कैलोरीमीटर के अंदर तो वो बढ़ी जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड में तो बहुत सारी एनर्जी तो तोड़ने में कंज्यूम हो जाती है, तो निकलेगी नहीं एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ होगी? सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करें कि आपके पास, है ना, आपके पास एक निश्चित मात्रा में एनर्जी हो और आप उससे ट्रिपल को तोड़े, डबल को तोड़े, सिंगल को तोड़े, तो कंज्यूम सबसे कम सिंगल में होती है, तो बचेगी सबसे ज्यादा सिंगल वाले केस में। कंज्यूम सबसे ज्यादा ट्रिपल के केस में होते हैं, तो बचेगी सबसे कम ट्रिपल के केस में। टॉपिक जो पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है, टॉपिक के अंदर जो ट्विस्ट होता है वो और भी इम्पोर्टेंट होता है। एक माइनर सी बात होती है, स्ट्रेंथ अलग चीज है और रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग चीज है। वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तोड़ने में काफी सारी उसका कंटेंट कंज्यूम हो जाएगा, तो रिलीज अमाउंट है वो सबसे कम बचेगी। आई होप इट इज क्लियर, आप समझ गए होंगे बात को। से समझो बात को, अगर बॉन्ड के अंदर ताकत
किसमें ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड आंसर है। बॉन्ड को तोड़ने से एनर्जी प्राप्त कितनी होगी, इसकी बात करेंगे तो वो सिंगल में जाता है, राइट। तो एक छोटा सा ट्विस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आते हैं और अभी अपन बात करेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसमें कि अपन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, या उसको अपन सेमी पोलर भी बोल सकते हैं, या उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड भी इसी का नाम है। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि यहाँ पे पहला तो होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और दूसरा है कि ट्रांसफर के बाद में इलेक्ट्रॉन है वो शेयर भी होते हैं, तो मिक्स होता है। तो पोलर नहीं है, पोलर में तो ओनली ट्रांसफर होता है, कोवलेंट के अंदर ओनली शेयरिंग होती है, तो ये आधा ही है उसका। ट्रांसफर भी हुआ लेकिन ट्रांसफर के बाद में भी शेयरिंग है, तो मिक्सअप हो गया। डेटिव बॉन्ड्स हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एक डोनर से शेयरिंग जिनकी तरफ होती है वहां पे अपन एरो मार्क से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल से हम इनको समझ सकते हैं। जैसे अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल हमारे पास ओजोन का है, O3। तो ओजोन के अंदर एक तो है शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको कि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड से दिखा रखा है। यहां तक तो ये O2 है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट किए गए, है ना। इनको जैसे आप नंबरिंग दे दें 1 2 और थर्ड, तो जो O2 हमारे पास बना उसने दो इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑक्सीजन को डोनेट किए, है ना, ट्रांसफर किए। लेकिन ट्रांसफर के बाद में थर्ड वाले ऑक्सीजन ने उसको लिया नहीं है, उसको शेयर किया है। और O3 के पास कोई चार्ज भी नहीं होता, चार्ज भी नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं है। अगर हम देखें तो ये सेकंड वाला ऑक्सीजन और थर्ड वाला जिनके बीच में ये ट्रांसपेरेंट शेयरिंग हुआ है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए कोई चार्ज भी नहीं है। तो ओजोन के अंदर दो प्रकार के बॉन्ड है। पहला बॉन्ड ये तो है डबल बॉन्ड जो कि कोवलेंट है, ये प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है जहां पे चार इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है। दूसरा बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं और बाद में शेयर भी किए गए। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही मैटर है। तीन ऑक्सीजन एटम है, दो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, और तीसरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा गया। ऐसे अपन और एग्जांपल देख सकते हैं, जो SO2 है, तो एक सल्फर और एक ऑक्सीजन है वो तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में जो दूसरा ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा एरो से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे चार्ज भी दिखा रखा है, यहाँ दिखा रखा है डेल प्लस एंड डेल माइनस। ये इसलिए है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर होगा तो ऐसा हो जाता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से जाता है, नाइट्रोजन से जाता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर ने अपनी तरफ खींच लिए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में ना होकर के ऑक्सीजन की तरफ है, इसलिए डेल माइनस चार्ज है। ऐसे अगर अपन SO3 की बात करेंगे, तो SO3 के अंदर एक तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, बाकी इसमें दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
लग रहा है भाई नहीं चलेगा।